हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनेश का, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में। ठीक है, ये पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। दूसरे नोट्स, डिटेल नोट्स चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। डिटेल नोट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि पीपीटी में लिमिटेड वर्ड्स ही लिखे जाते हैं। ठीक है, नहीं से वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कोई नहीं देखेगा, इवन आप भी नहीं देखोगे। तो जो हमारा पर्पज़ है ना, बहुत जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट करने का, वो नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना नोट्स वगैरह। तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अगर आप सीरीज से वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत जल्दी ये वीडियो समझ में आ जाएगी। नई सीरीज से देख रहे हो तो क्या पता ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं खुद सीरीज से वीडियो बना रहा हूँ। तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कुछ प्रिंसिपल या फिर मेथड जो यूज किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा समझने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं किसी एक्ट में। तो कुछ मेथड्स होते हैं, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स या फिर मैक्सिम्स या फिर गाइडलाइंस होते हैं जो कोर्ट के द्वारा यूज की जाती है डिटरमाइन करने के लिए ट्रू मीनिंग और इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड द स्टैट्यूट। मतलब कि वो लेजिस्लेचर जो है वो कहना क्या चाहता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए ही सारा आईओएस काम करता है। ठीक है, तो लॉ जो होता है वो रिटन होता है वर्ड्स में, और कभी कभी लॉ ना अनक्लियर होता है। कभी कभी क्या, अगर कोई बंदा मतलब कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन पढ़ रहा है तो उसके लिए तो काफी वर्ड्स अनक्लियर होते हैं। तो वर्ड्स एम्बिगस होते हैं, मतलब कि मोर देन वन मीनिंग होता है काफी वर्ड्स का। तो कोर्ट यूज करता है रूल्स को ढूंढने के लिए ट्रू मीनिंग और समझने के लिए इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। अगर आपको यही नहीं पता है कि ये लॉ बनाया क्यों गया है, मतलब कि क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको देख करके ये लॉ बनाया गया है, तो आप क्या उससे मतलब निकालोगे? ठीक है, तो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर का पता करने के लिए ही इंटरप्रेट करते हैं हम डिफरेंट रूल्स की हेल्प से, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स वगैरह। ठीक है, तो दो टाइप के रूल्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स मेन और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट डायरेक्टली फ्रॉम द लैंग्वेज। ठीक है, कोई आउटसाइडर हेल्प नहीं लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली फ्रॉम द लैंग्वेज इंटरप्रेट करने की ट्राई करते हैं क्या? मीनिंग ऑफ लॉ। ये फर्स्ट सेट ऑफ रूल होता है जो अप्लाई किया जाता है कोर्ट के द्वारा। वो फोकस करते हैं वर्ड ऑफ स्टैट्यूट पे, मतलब कि जो लिखा होता है उसकी लैंग्वेज पे ज़्यादातर यहाँ पे फोकस होता है, और लेजिस्लेटिव के इंटेंट पे। इन जो प्राइमरी रूल्स होते हैं इनकी हेल्प से कोर्ट ट्राई करता है समझने के लिए लॉ जैसा वो लिखा हुआ है एज इट इज, और फाइंड करता है मीनिंग विदाउट आउटसाइडर हेल्प, मतलब बिना एक्सटर्नल एड के या फिर बिना सेकेंडरी रूल्स के। की फीचर्स, एक तो ये बिगनिंग में अप्लाई होते हैं और फॉर्म करते हैं बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। दूसरा, एम कर रहे होते हैं फाइंड करने के लिए ट्रू मीनिंग डायरेक्टली। ठीक है, जो प्राइमरी रूल है वो इंक्लूड करता है लिटरल रूल को, गोल्डन रूल को, मिसचीफ रूल को। ठीक है, ये सारे कोरिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। आपने इंटरनल और एक्सटर्नल एड देखी है ना वीडियो, तो उसके बाद ये थोड़ा आपको कोरिलेटेड कंसेप्ट लगेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरल रूल की, जिसको ग्रामेटिकल रूल भी बोलते हैं। लिटरल रूल में वर्ड्स को उनका ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग दिया जाता है। ठीक है, कोई एडिशन और सब्सट्रैक्शन वहाँ पे नहीं होता है, मतलब जो लिखा है वही उसका मतलब होता है। ऐसा इंटरप्रेट करने की ट्राई करते हैं लिटरल रूल के हिसाब से, मतलब कि जो लिखा है उसका मतलब वही है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर वर्ड्स जो लॉ में लिखे हुए हैं उनका मीनिंग क्लियर है, ठीक है, तो वो अप्लाई किए जाएंगे भले ही इंटेंशन लेजिस्लेचर की डिफरेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रूल की यही है, जो लिखा है वही माना जाएगा। इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले नॉर्मल मीनिंग फाइंड करना होता है। कोर्ट आइडेंटिफाई करता है कॉमन और पॉपुलर मीनिंग वर्ड का। उसके बाद चेक करते हैं कोई एब्सर्डिटी तो नहीं है रिजल्ट में। ठीक है, जो रिजल्ट आया उसका मतलब है वो एब्सर्डिटी तो नहीं है, कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव है लॉ का उसके अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो लिटरल रूल अप्लाई किया जाता है। अगर होता है तो फिर हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, जैसे कि मिसचीफ और गोल्डन रूल। उनकी हेल्प से इंटरप्रेट करने का ट्राई करते हैं लॉ को। ये लॉ को प्रिडिक्टेबल बनाता है और रेस्पेक्ट करता है पार्लियामेंट की पावर का, क्योंकि जो उसमें लिखा होता है उसी से इंटरप्रेट करने की हम कोशिश करते हैं। बट इट कैन लीड टू अनफेयर रिजल्ट अगर लैंग्वेज काफी नैरो है। ठीक है, अगर आप इसी पे बेस करोगे तो रिजल्ट अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आर वर्सेज हैरिस का एक केस पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आर वर्सेज हैरिस में क्या होता है, एक बंदा था ए, मान के चलो डिफेंडेंट है, और एक बंदा था प्लेंटिफ, उसको पी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, ए ना बाइट करता है पी, प्लेंटिफ की। ठीक है, होता क्या है, जो प्लेंटिफ होता है ना, मतलब पी, वो एक केस फाइल करता है जिसमें जो स्टैबिंग, कटिंग और वुंडिंग है ना वो पनिशेबल ऑफेंसेस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक लीगल इशू आता है कि जो बाइटिंग विद टीथ है ना वो आएगा स्टैबिंग, कटिंग और वुंडिंग के अंदर। ये एक लीगल इशू होता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट अप्लाई करता है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो देखता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब कि कोर्ट का रीजनिंग क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टैबिंग, कटिंग और वुंडिंग, इनमें जरूरी है इन्वॉल्व होना एक वेपन का या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज, जैसे कि नाइफ वगैरह है, उनका यूज होना जरूरी है, तभी स्टैबिंग, कटिंग और वुंडिंग
वुंडिंग माना जाएगा वो, ठीक है। तो इस केस में उसने क्या किया था, बाइट किया था उसकी नोज पे, तो उसमें कोई वेपन का यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जजमेंट आया था यहाँ पे, क्या हुआ था, जजमेंट आया था द एक्ट ऑफ बाइटिंग डज नॉट फॉल अंडर स्टैबिंग, कटिंग या वुंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट था ना, मतलब एक्यूज था, वो गिल्टी नहीं माना गया था। इस तरीके से लिटरल रूल का यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी एडवांटेज ये होती है कि तो ये सिंपल होता है, क्लियर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिडिक्टेबल होता है, जो लिखा होता है आप पढ़ लेते हैं उसको, ये रेस्पेक्ट करता है पार्लियामेंट की, और कोई जुडिशियल इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है, मतलब कि जजेस लॉ में थोड़ा सा भी चेंज नहीं करते हैं, जजेस लॉ को मॉडिफाई नहीं करते हैं, एज इट इज उनको पढ़ना होता है जैसा उसको लिखा होता है वो। डिसएडवांटेज, कभी कभी इनजस्टिस हो जाता है, अगर एब्सर्ड रिजल्ट आते हैं तो, मतलब अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो एब्सर्डिटी है, तो फिर इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो लिखा हुआ है नो व्हीकल्स अलाउड, तो इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे कि भाई यहाँ पे ना कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है, ठीक है। आप लिटरल रूल अगर इसमें लगाओगे तो यहाँ पे कोई व्हीकल अलाउ नहीं है, व्हीकल में जो भी व्हीकल आते हैं कोई भी अलाउ नहीं है। अब ये जो प्रेमाइसिस है ना, इसमें क्या हुआ, इसमें किसी की मतलब कि किसी को इंजरी हो गई, अब एक एम्बुलेंस है वो भी व्हीकल है, वो भी नहीं जाएगी अगर लिटरल रूल आप लगाओगे तो। उसके बाद आता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में जो मीनिंग होता है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, स्लाइटली मॉडिफाई, ठीक है। उसमें मीनिंग हल्का सा चेंज किया जाता है, टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू अवॉइड स्टूपिड रिजल्ट, ताकि एब्सर्डिटी और इनजस्टिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्बुलेंस अलाउ कर दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल, क्यों अगर नहीं करेंगे तो इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है, फिर एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, समझ में आया ना। तो डिसएडवांटेज, इट कैन लीड टू इनजस्टिस और एब्सर्ड रिजल्ट। लैंग्वेज एम्बिगस हो सकती है कभी कभी, क्योंकि लिटरल रूल में हम उसी को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं जो लॉ कहता है, ठीक है। दूसरा, ये सारे केसों के लिए सुटेबल होता भी नहीं है, कई बार डिफरेंट सिचुएशन में सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है गोल्डन रूल। ये मॉडिफिकेशन होता है लिटरल रूल का। अगर लिटरल मीनिंग एब्सर्डिटी क्रिएट कर रहा है, इनजस्टिस उससे हो रहा है, ठीक है, तो हम इंप्लीमेंट करते हैं गोल्डन रूल को, ठीक है। ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, कोर्ट चेंज करता है स्लाइटली मीनिंग, ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग चेंज करता है, टू द एक्सटेंट नेसेसरी, जो कि जरूरी है अवॉइड करने के लिए स्टूपिडिटी या फिर एब्सर्डिटी, ठीक है। बट इट कैन नॉट चेंज द होल लॉ, वो लॉ को चेंज नहीं कर सकता है। पर्पज क्या होता है इसका, ये अवॉइड एब्सर्ड रिजल्ट, इनजस्टिस और हार्डशिप वगैरह, मतलब अनफेयर या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन जो हो सकती है बाई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसका एक रूल होता है कि लिटरल मीनिंग जब तक फॉलो करो जब तक एब्सर्डिटी या फिर इनजस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बुलेंस वाला, तो एक लॉ कहता है कि नो व्हीकल्स अलाउ, तो लिटरल मीनिंग क्या कहता है, कोई व्हीकल यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो फिर हम गोल्डन रूल वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं और हल्का सा मॉडिफाई करते हैं, तो एम्बुलेंस वहाँ पे अलाउ कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, कोर्ट सिर्फ मॉडिफाई कर सकती है वर्ड्स को स्लाइटली, ठीक है, चेंज नहीं कर सकती है, रिराइट नहीं कर सकती है लॉ को। ये काम किसका है, लेजिस्लेचर का। एक केस लॉ है ली वर्सेस नैप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। ली वर्सेस नैप में क्या होता है, एक बंदा होता है, ठीक है, वो अपनी कार में जाता रहता है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, वो इस कार में जाता रहता है और सामने से वो एक बंदे को ठोक देता है और वहां पे 1 सेकंड रुकता है और भाग जाता है। अब अगर आपने इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा हुआ है ना, उसमें भी सेक्शन 134 में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ड्राइवर की कुछ ड्यूटी होती है, उसको रुकना होता है एक तो वहां पे, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, दूसरी बात उसको हेल्प करना होता है इंजर्ड पर्सन की, और चौथी बात उसको रिपोर्ट करना होता है वो, ठीक है। ये 4 ड्यूटी होती है, सेक्शन 134 मोटर व्हीकल एक्ट में दी हुई है। तो ये केस तो इंग्लिश केस है, बट मैं आपको इंडियन के हिसाब से बता रहा हूँ। इस केस में मतलब कुछ ड्यूटी बनती थी ड्राइवर की जो उसने फॉलो नहीं की, वहां पे वो 1 सेकंड रुका, 1-2 सेकंड ब्रेक किया और फिर भाग गया वहां से। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है रुकना होता है, ड्यूटी फॉलो करनी होती है, बट इसने क्या किया, 1 सेकंड रुका और फिर बोल रहा है कि भाई मैं रुका तो था वहां पे, ठीक है, मेरा काम था रुकने का और तो मैं रुका था, तो कह रहा है मैं गिल्टी नहीं हूं। इसने मतलब आर्गुमेंट दिए थे। प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो स्टॉप का मीनिंग है ना, वो क्या है, स्टॉप का मीनिंग ढूंढना था यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉप का मीनिंग कि 1 सेकंड रुकने को भी स्टॉप माना जाएगा, ठीक है। अब लिटरल मीनिंग फॉलो करेंगे तो 1 सेकंड स्टॉप को भी स्टॉप माना जाएगा, या फिर स्टॉप का मतलब होगा प्रॉपरली रुकना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना, हेल्प करना उसकी, ठीक है, और रिपोर्ट करना पुलिस में, ये सब कुछ माना जाएगा। तो फिर गोल्डन रूल फॉलो करके स्टॉप का मीनिंग निकाला गया, ठीक है। तो कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने कहा कि स्टॉप का मतलब नहीं होता है 1 सेकंड रुकना, ध्यान रखना, ठीक है। स्टॉप का मतलब होता है रीजनेबल टाइम के लिए रुकना और डिटेल्स वगैरह देना। तो गोल्डन रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया और स्टॉप का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। इस तरीके से लिटरल मीनिंग जब एब्सर्डिटी या इनजस्टिस को लीड करता है तो गोल्डन रूल का यूज होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये इनजस्टिस को हटाता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ये रिड्यूस करता है सर्टेनिटी। इसकी डिसएडवांटेज है मतलब कि आपको नहीं पता होता आगे क्या होगा। नेक्स्ट है मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल को हिडन्स रूल भी बोलते हैं। ये रूल फोकस करता है पर्पज ऑफ लॉ पे, ठीक। इस रूल को मिसचीफ रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक्ट्स होता है ना, उसमें कुछ लूप होल या फिर डिफेक्ट छूट जाता है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए मिसचीफ रूल एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो, मान के चलो कोई लॉ पास किया गया है किसी सिटी में क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि पहले मान के चलो 50 साल पहले वो एक्ट पास किया गया है, ठीक है।
50 साल पहले क्या होता था, हॉर्स कार्ट वगैरह होते थे, ठीक है। तो हॉर्स कार्ट से कुछ लोगों को इंजरी हो रही थी, इसलिए किसी सिटी में लॉ पास किया गया। 50 साल बाद किसी ने क्या किया, अपनी कार से ना किसी को ठोक दिया, मतलब या कार या फिर बाइक से इंजरी हो गई, ठीक है। तो अब वो बंदा कह रहा है कि लॉ तो कहता है भाई हॉर्स कैरेज से ठोकना मना है, ठीक है। तो मेरे पास तो हॉर्स कैरेज नहीं है, मतलब हॉर्स कार्ट नहीं है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कार है या फिर मेरे पास तो बाइक है। तो इस केस में जज यूज करेगा मिसचीफ रूल और कहेगा कि जो पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया था ना, तो उनका फोकस था रोकने के लिए जो एक्सीडेंट फास्ट व्हीकल से होते थे, ठीक है। तो भले ही उस टाइम पे उन्होंने मोटरसाइकिल या फिर कार उन्होंने इंक्लूड ना की गई हो, बट अभी इंक्लूड होगी कार भी और मोटरसाइकिल भी, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं मिसचीफ रूल का। फोकस करता है डिफेक्ट पे, मतलब मिसचीफ पे जो प्रीवियस लॉ में होते थे, एम करता है रिमूव करने के लिए उस डिफेक्ट को। इसको रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, परपोजिव रूल और हिडन्स रूल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो बिफोर क्रिएटिंग एनी न्यू एक्ट, न्यू रूल, तो 4 बातों पे ध्यान देना होता है इस केस में, जो आए थे हिडन्स के केस में 1584 में, जिसको द हिडन्स केस टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि कॉमन लॉ कौन सा था इस एक्ट से पहले, ठीक है। दूसरा है कि मिसचीफ क्या थी, मतलब कि डिफेक्ट क्या था जो लॉ हैंडल नहीं कर पाया, यानी कि उस लॉ में जो पुराने वाला लॉ था उसमें कौन सी मिस्टेक थी, कौन सा डिफेक्ट था, क्या लूप होल था, जिसकी वजह से नया लॉ है, नया रूल बनाना पड़ा। रेमेडी क्या दी थी पार्लियामेंट में, रेमेडी क्या की डेट की थी, और ट्रू रीजन क्या था रेमेडी का, ठीक है। हाउ कैन वी इंटरप्रेट द वर्ड्स टू मेक श्योर मिसचीफ इज एक्चुअली स्टॉप। स्मिथ वर्सेस ह्यूज, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो प्रोस्टिट्यूट्स होते थे ना इंग्लैंड में, वो सड़कों पे खड़े होकर क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूशन स्ट्रीट्स पे खड़ा होकर के अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को, ये बैन कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खिड़कियों में खड़ा होना शुरू कर दिया था, फिर बैल्कनी में खड़ा होना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो लिटरल रूल से अगर हम उसको इंटरप्रेट करें तो क्या था कि नो ऑन स्ट्रीट, ठीक है। अगर स्ट्रीट पे नहीं हो तो आप गिल्टी नहीं माने जाओगे। तो उन्होंने क्या किया था, वो खड़ा होना शुरू कर दिया था उन्होंने विंडोज में या फिर बैल्कनीज में, ठीक है। तो कोर्ट ने अप्लाई किया था मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल मतलब कि पब्लिक न्यूसेंस तो क्रिएट हो रही है ना प्रोस्टिट्यूशन से, तो विंडोज और बैल्कनी भी कवर की जाएंगी, ठीक है। इसमें वहां पे खड़ा होना भी अलाउ नहीं होगा। तो लॉ ने एक्सपेंड की थी नई सिचुएशन को। तो ये लगता है कि नया लॉ बनाया क्योंकि उन्होंने विंडोज भी उसमें इंक्लूड की, बैल्कनीज भी इंक्लूड की, बट ये नया लॉ नहीं है, बस इन्होंने फिक्स किया प्रॉब्लम को या डिफेक्ट को मिसचीफ रूल का यूज करके। मिसचीफ रूल का यूज होता है जब लिटरल रूल फेल हो जाए, जैसे हमने अभी बात की है, ठीक है। अगर कोई लूफहोल हो लॉ में, या फिर इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर अनक्लियर हो, ठीक है, या फिर मिसयूज ऑफ लॉ अगर हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए। स्मिथ वर्सेस ह्यूज में सारी चीजें यही हुई थी। एडवांटेज ये रिमूव करता है लूफहोल को, प्रमोट करता है जस्टिस को, हेल्प करता है लॉ को इवॉल्व करने में। डिसएडवांटेज जुडिशियल लॉ मेकिंग, थोड़ा रिस्क रहता है, बट जो जुडिशरी होती है वो लिमिट में रहकर ही हमेशा काम करती है, और ये वॉयलेट कर सकता है सेपरेशन ऑफ पावर। अगर मतलब कि जुडिशरी लॉ बनाएगी तो फिर लेजिस्लेचर क्यों लॉ बना रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, जुडिशरी अपने लिमिट में रह के ही काम करती है, ठीक है, लिमिट में रह के ही लॉ बनाती है, और ऐसा मतलब बहुत कम कभी कभी होता है। तो डिसएडवांटेज को छोड़ के एडवांटेज को देखो, रिमूव करता है लूपहोल्स को, प्रमोट करता है जस्टिस को, और हेल्प करता है लॉ को इवॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रूल होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी रूल्स, जो कि मैक्सिम्स होती है मोस्टली, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, यहाँ पे लिंक आ रही है, सारे डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट वाइज नोट मैं बनाता रहता हूँ, यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। दूसरे सब्जेक्ट अगर आपका कोई है उसके भी नोट्स डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिंक आ रही है, उससे पीपीटी को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वाले लिंक से इंपॉर्टेंट वीडियो देख लेना, इस वाले लिंक से पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें बचा हुआ सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अगर आपका आज एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।